बेटा बातें नहीं। अबे बातें नहीं तो रिफ्लेक्शन तो खत्म हो गया है। क्वेश्चन नोट कीजिए बेटा पहले। बेटा बातें करनी है तो बाहर चले जाओ, पढ़ना हो तो बैठ ले। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी जब ये जहां इसका जॉइंट है, वहां पे थोड़ा कोई लाइन कट हो जाएगी ना, तो मुझे बता देना, मैं मतलब बोल के बता दूंगा उस लाइन को। क्वेश्चन अपने पास भैया पी क्यू कोमा ए वेरिएबल कोड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x subtends a right angle at the vertex the tangents at P at P and Q meet at T and the normals at those points meet at N. इसमें जितना दूर बैठोगे उतना अच्छा दिखेगा ये वाला, है ना, वो वाली एक लाइन। तो वो यहाँ छुप जा रही है ना पास बैठ के, है ना, तो थोड़ा पीछे बैठे क्लियर हो जाएगा। मुझे कोई कंप्लीट लिख लेना तो मैं बोल के एक बार बता दूंगा क्वेश्चन को। एक दो वर्ड अगर नहीं लिखा जा रहा हो, नहीं दिख रहा हो, तो उसको जो है बीच में जगह छोड़ देना वहां पे। हाँ अभी तक तो एक ही है। सॉल्व कीजिए बेटा। है ना, क्वेश्चन बोल के बता देता हूं एक बार। पी क्यू ए वेरिएबल कोड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x subtends a right angle at vertex, the tangents at P and Q meet at T and normals at those points meet at N. If locus of midpoint of Tn is a parabola, then find its latus rectum. मतलब पहले लोकस निकालना है, जब वो लोकस निकल जाएगा तो वो एक पैराबोला आएगा लोकस, तो बस फिर आपको उसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना होगा।
कोई भी एक कोड बना लें बेटा पहले पी क्यू, है ना। मान लीजिए बेटा मैंने जो है कोई ऐसा एक पैराबोला बना लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको पता है इसमें एक ही वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है ना। कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से। ये बेटा इसका हो गया एक्स एक्सिस, वर्टेक्स तो बेटा ओरिजिन है ना, इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का वर्टेक्स तो ओरिजिन है। इसने बोला बेटा कोई भी एक कोड है, और ऐसे कोड की इसने बात की है जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है, जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे कोड की इसने बात की है। बेटा आपको थोड़ा ध्यान है क्या, कल का एक रिजल्ट, कोई भी कोड अगर 90 डिग्री बनाता है वर्टेक्स पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में, तो क्या रिलेशन था T1 और T2 में, एंड पॉइंट अगर T1 T2 हो तो इसके, अगर इसका एंड पॉइंट T1 T2 हो तो T1 T2 इक्वल टू -2 था, है ना। आप आराम से देख लो बेटा, ऐसे -2 था। ओके, तो मतलब ये है ना, T1 T2 हो गया इक्वल टू -2, है ना। तो P और Q जो एंड पॉइंट है उनके पैरामीटर अगर T1 T2 हो तो भैया अगर वो 90 डिग्री बना रहा है ओरिजिन पे तो T1 T2 इक्वल टू -2, -4 है। ओके, वो T1 T2 इक्वल टू 2 आपको उसका याद आ रहा होगा, जब दो पॉइंट पर नॉर्मल बना के वो पैराबोला के ऊपर ही कट मारते थे T3 पे, उसमें T1 T2 इक्वल टू 2 होता था, है ना। ध्यान आ रहा है कुछ। ओके, और वो T3 की वैल्यू क्या हो जाती थी, -T1 प्लस T2, है ना। तो सुन लो भैया, है ना। अगर नहीं भी ये ध्यान आए तो ये बड़ी बात नहीं है, एक लाइन की बात है। ऊपर वाले का स्लोप निकाल लो ओरिजिन और P को मिलाने वाले का, नीचे वाले का स्लोप निकाल लो ओरिजिन और Q को मिलाने वाले का, और क्या कर दो M1 M2 -1 कर दो, तो वहां से सीधे ऐसे रिजल्ट आ जाता था। आगे से थोड़ा ध्यान रखना कि जो कोड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, उस कोड के एंड पॉइंट के पैरामीटर अगर T1 T2 हो तो बेटा T1 T2 इक्वल टू -4 होता है। सही है भैया। अच्छा, और देखिए अब इस रिजल्ट को मैं आगे कहीं ना कहीं यूज करूंगा, तो मैं समझ गया कि अगर ये T1 है ये T2 है। आगे क्या बोला हुआ है बेटा इसने बोला कि T1 पे और T2 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किए गए, है ना बेटा, ऐसे बोला है। अगर T1 और T2 पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ये दो टेंजेंट बन गए भैया, तो इसने बोला ये कहां कट कर रहे हैं, क्या नाम दिया था, P, T पॉइंट पर कट कर रहे हैं। फिर इसने बेटा और कुछ भी बोला था, इसने बोला था कि अगर नॉर्मल बनाए गए इस पे भी और इस पे भी, है ना बेटा, दोनों पॉइंट पर नॉर्मल बनाए गए, ये नॉर्मल है दोनों, एक P पर बना हुआ और एक Q पर बना हुआ, तो भैया ये कहां कट कर रहे हैं, N पे। तो इसने बोला कि Tn का मिड पॉइंट चाहिए। आप मुझे थोड़ा सा याद दिलाइए, अगर T1 और T2 पॉइंट्स पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता था टेंजेंट्स का, कल बताया था मैंने, है ना। T1 और T2 पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए तो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता था ए, मतलब पहले GM होता था पहले कोऑर्डिनेट का, दूसरे वाले का AM होता था। तो आपको पता है ये क्या है, ये तो बेटा वो है ना A T1 स्क्वायर कोमा 2A T1, ये पॉइंट क्या है A T2 स्क्वायर कोमा 2A T2। तो वो जब पहले वाले का GM लेंगे तो A T1 T2 और दूसरे वाले का AM लेंगे तो A इंटू T1 प्लस T2। इसमें तो चौंकने की बात नहीं है, मैंने कल ही लिखा है ये कि T1 T2 पर अगर टेंजेंट बने तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होता है। और बेटा मैंने बोला था अगर T1 और T2 पर नॉर्मल बने तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी कल लिखाया था मैंने, ध्यान आ रहा है, बताइए क्या था। ए एक्स कोऑर्डिनेट A T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T1 T2 प्लस 2 कोमा माइनस A T1 T2 ऐसे है, ध्यान आ रहा है। दो अलग अलग प्रॉपर्टी लिखाई थी कि T1 और T2 पॉइंट्स पर टेंजेंट डले तो उसका इंटरसेक्शन मैंने अलग लिखाया था, और T1 T2 पर अगर नॉर्मल डले तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने अलग लिखाया था बेटा।
तो समझ रहे हैं बात को, पॉइंट्स कैसे यूज करवा लेगा वो, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यूज करवा सकता है उनको, वो पॉइंट्स कितने जरूरी है याद करने। ये आ गए बेटा। इसके मिड पॉइंट का क्या मांगा है इसने, लोकस। भाई टी और एन के मिड पॉइंट का लोकस मांगा है ना, तो मिड पॉइंट इसका मतलब बेटा, मिड पॉइंट को मैं क्या मान लू, टी एन के मिड पॉइंट को मान लो ये हो गया मिड पॉइंट, एच को मान के मान लो बेटा, या मिड पॉइंट का अगर मुझे लोकस चाहिए तो मिड पॉइंट को मैंने एच के मान लिया, तो एच क्या होगा, x1 प्लस x2/2, है ना बेटा, ऐसे निकलता है ना मिड पॉइंट, तो दिस अपॉन 2, और बेटा k क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, है ना। मिड पॉइंट था क्योंकि एच के, तो एच इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और k इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब बेटा T1 T2 में क्या रिलेशन हम लोग जानते हैं, बट T1 इंटू T2 इक्वल टू -4 है, बस ये जान रहे हैं, तो इसका यूज कर लें थोड़ा जहां जहां हो पाए। जहां भी T1 इंटू T2 दिखे इसको पुट कर दो बेटा। ये रहा एक T1 इंटू T2, एक ये रहा T1 इंटू T2, और बेटा मैं इसको भी बदल सकता हूं T1 इंटू T2 में, वो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, है ना, -2 T1 T2। तो फाइनली जब मैं इसको पुट करूंगा तो ये हो गया, ए तो कॉमन आ गया, -4। बेटा इसको अगर मैं लिख दूंगा T1 प्लस T2 का स्क्वायर, मतलब जैसे T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -2 T1 T2, और एक ये रहा, तो कितना हो गया ओवरऑल, -T1 T2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे हो गया, उसकी -4 वैल्यू रख दी, T1 इंटू T2 करके उसकी -4 वैल्यू पुट कर दी अपॉन 2। इसको भी देख लीजिए बेटा, T1 इंटू T2 जब यहां पुट करोगे ये तो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आया, T1 इंटू T2 यहां पुट किया -4, तो कितना हो गया ये, T1 प्लस T2 भी कॉमन है इसमें, तो है ना, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 4, तो 5/2 ऐसे बच गया। बेटा एक बात बताइए मुझे, आपको करना क्या था, एच के में रिलेशन लाना था क्या, T1 T2 को एलिमिनेट करके। तो देखो यहां भी T1 प्लस T2 बचा है, यहां भी T1 प्लस T2 बचा है, तो या एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू रख दो T1 प्लस T2 की, सब कुछ एच के में बच जाएगा, सही है नहीं। तो यहां तो स्पेस कम है, पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं अगले पेज पे कर देता हूं वो काम। जब इसकी वैल्यू को हम वहां रखेंगे ना, जैसे यहां से पता क्या आ गया हमारे पास, T1 प्लस T2 इक्वल टू आ गया वैसे यहां से 2k/5a, और इसको अगर मैं यहां ले जाकर रखता हूं तो ये हो गया भैया, ये 2/a जब रखोगे तो ये तो, अच्छा ये एक मिनट, h इक्वल टू a/2 इंटू, यहां ले जाकर हम लोग रख रहे हैं, तो ये आ गया बेटा 2k/5a का स्क्वायर प्लस 2, है ना, ऐसा बन रहा है। मैं अगले पेज पे सिंप्लीफाई करूंगा, आप पहले यहां तक नोट कर लीजिए। क्या देख लेता हूं बेटा एक बार, है ना। बेटा इस वाले को पुट नहीं किया, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बदला इसको, तो ये एक जगह था ना T1 T2, तो एक और एक्स्ट्रा प्लस माइनस करके तब पुट किया, है ना। मतलब ये था बस एच और के को लिखने के बाद, मिड पॉइंट लिखने के बाद मुझे किसी तरह T1 T2 को एलिमिनेट करना था। T1 इंटू T2 जहां जहां था वहां से रिप्लेस किया, T1 प्लस T2 दोनों में बचा रह गया, तो उसे मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर से उठा के वैल्यू उसकी।
अच्छा एक बात तो बताओ, ए की वैल्यू तो वन है इस क्वेश्चन में, उसे भी पुट कर देते हैं, है ना बेटा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए थे ना ये सारे पॉइंट, तो ए की वैल्यू वन है हमारे में दिए हुए क्वेश्चन में, तो ए की जगह वन पुट कर दीजिए। इधर लिख देता हूं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ए को बेटा मैंने वन रख दिया, ये आ गया मेरे पास h इक्वल टू 2y स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 1, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू h माइनस 1। बेटा वो करते हैं ना आप, तो वो h को k मतलब h को जो है x रख देते हैं और k को y, तो ऐसा हो गया बेटा, ये एक पैराबोला हो गया है ना। इस पैराबोला का क्या मांगा था उसने, लेटस रेक्टम मांगा था। बेटा कितना होता है लेटस रेक्टम, 4a होता है ना। तो पहले यह 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, अब ए नहीं, ए तब आएगा ना, या इंटू में जो भी है वही होता है ना, सीधी बात 4a ही होता है यहां लिखा हुआ, तो 25/2 हो गया सीधे सीधे लेटस रेक्टम का लेंथ, यही आ रहा था। ओके तो बेटा ये सब क्वेश्चन देख के हमें यही पता लग रहा है कि हमें जितने भी पॉइंट लिखे थे ना 13 पॉइंट, वो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज होगा ही। अगर मान लीजिए आप T1 और T2 पे बेटा पहले टेंजेंट लिखते, फिर इनको सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे होते, बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन, है ना। तो T1 T2 पे टेंजेंट बने तो उनका इंटरसेक्शन भी डायरेक्टली याद रखें, और T1 T2 पे नॉर्मल बने तो उनका इंटरसेक्शन भी डायरेक्टली याद रखें। सही है, ये लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। चलो बेटा आगे, ये समझ में भी आया क्वेश्चन नहीं? ओके देखो भैया, क्वेश्चन है थ्रू द वर्टेक्स O of a parabola y square equal to 4x, chords OP and OQ are drawn, क्या बेटा, हाँ y square equal to 4x, ए नहीं है उसमें, y square equal to 4x, y square equal to 4x, पंखे भी दिख रहा होगा वो इधर कहीं, हाँ वेरी गुड। हाँ बताना पड़ेगा, बोल में नहीं, ये पी है, पी ऑफ पी, पोजीशन ऑफ पी, पोजीशन ऑफ पी तीसरी लाइन में। नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार बोल कर बता दूंगा, है ना, कहीं कुछ मेरा को लिख लिया होगा तो चेक कर लेना।
हिमांशु भैया नहीं दिख रहे कहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। और तन्मय गर्ग साहब कहाँ है? अच्छा। और मतलब बाकी तो जितने आते हैं उतने आ ही रहे हैं। दो चार तो खैर पता नहीं वो कहाँ रहते हैं। एक मोनल गुप्ता जो है वो बीच में आई थी कुछ दिन, 2-4 दिन, उसके बाद गायब हो गई है। मैथ से डर लग गया। आप भी बेटा बीच में बहुत गायब हुए हो। अच्छा 2 दिन ओनली, ओके। हाँ तो मतलब दो ही बातें हैं, या तो बेटा मैथ से डरने लगे या फिर जो है मैथ मोहमाया लगने लगा कि वो तो आसान है, हो ही जाएगा। दो ही बातें हो सकती हैं। हैं? जो डेली आ रहे हैं वो बेचारे मतलब ये समझते हैं कि बस थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के अब कुछ अच्छा कर लो, वो डेली आ रहे हैं। वो ना जानना ओवर कॉन्फिडेंट है, ना जो है ज्यादा नीचे कॉन्फिडेंस वाले हैं। हाँ देखे भैया, थ्रू द वर्टेक्स O ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आगे क्या लिखा हुआ है? कोड्स OP एंड OQ। हाँ OP एंड OQ are drawn at right angles to one another so that for all positions of PQ cuts the axis of parabola at a fixed point. Also find the locus of midpoint of PQ. स्टार्ट करें? हाँ? देख लेते हैं बेटा। अरे सुन लो भैया, अरे सुन लो बेटा। इसने बोला ये रहा पैराबोला, एक ही वैल्यू से बने ना बेटा, कंपेयर करने पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x से। फिर ये तो O तो बेटा वर्टेक्स हो गया, मतलब ओरिजिन भी है यही। इसने बोला कि OP और OQ बेटा किस तरह के हैं? OP और OQ किस तरह से लिए गए हैं कोड? परपेंडिकुलर। बेटा ये वही वाली बात हो गई, वही वाली कि इसका पैरामीटर T1 और इसका पैरामीटर T2 हो तो भैया T1 T2 -4 है ना बेटा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है ना PQ। तो समझ रहे हो, घुमा घुमा के करेगा बातें वही होंगी, उन्हीं पॉइंट्स को कहीं ना कहीं यूज कर रहा होगा। उसके बाद और देखिए, फिर बेटा इसने क्या बोला आगे? इसने बोला हमें शो करना है कि कोई भी पोजीशन हो P की, PQ cuts the axis of parabola at a fixed point। अच्छा मतलब PQ जो है एक फिक्स पॉइंट पे कट करता है, इतना ही है ना। so that for all position of P। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, सुन लो भैया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि for all position of P बोला है ना, तो मतलब वेरिएबल सिर्फ किसको लेना है? P को लेना वेरिएबल सिर्फ। Q कहीं ना कहीं फिक्स होगा, क्योंकि चेंज सिर्फ P को करा ना। for all positions of P, वो P की पोजीशन में 2000 भाग सकती है ना। अच्छा तो पहले काम तो करें, चलो वो भी देखेंगे, पहले PQ का इक्वेशन तो लिखे। मैंने आपको एक बात बताई होगी बेटा, हमेशा जब हमें प्रूव करना हो ना ये एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, ये कोड हो या लाइन हो, तो हमें उसकी इक्वेशन लिखना होता है और उसकी इक्वेशन को L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 जैसा दिखाना होता है। तो इसका मतलब प्रूव हो जाता है ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है लाइन, और बेटा वो फिक्स पॉइंट क्या होता है? L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ध्यान आ रहा है? एक जनरल बात है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, जब भी प्रूव करना हो कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन लिखिए और उसकी इक्वेशन को L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 जैसा दिखाइए, बस यही प्रूफ है। तो बेटा PQ को एक फिक्स पॉइंट से देख लेते हैं बेटा, PQ एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ये हमें प्रूव करना है। तो PQ का इक्वेशन लिखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल पॉइंट, ये T1 पॉइंट है, T1 का मतलब क्या हो गया? 80 स्क्वायर कोमा 280 है ना, पॉइंट 80 वैल्यू 1 है, तो मतलब T1 स्क्वायर कोमा 2T1। बेटा ये पॉइंट क्या हो गया? T2 स्क्वायर कोमा 2T2। तो 2 पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल लिख दो इक्वेशन, है ना PQ की।
टू पॉइंट फॉर्म से दोनों पॉइंट पता है। कितना हो गया, ऐसा कुछ लिख दू, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है बेटा, वो उसका स्लोप ये हो गया x माइनस t1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, थोड़ा एलसीएम वगैरह लू, कितना हो गया बेटा, वाई टी वन प्लस वाई टी टू माइनस टू टी वन स्क्वायर माइनस टू टी वन टी टू इक्वल टू 2x माइनस टू टी वन स्क्वायर। ऐसे किसी की वैल्यू पता हो तो रख दो बेटा लाके। अच्छा ये पता टी वन इंटू टी टू, तो यहां टी वन इंटू टी टू यहां है बेटा, इसको लाके रख दो। ये कितना हो गया, -4 रखा हुआ है इसकी जगह पे, तो है ना, यहां से लेके आया हूं मैं, तो 8 हो गया ये ऐसे। बेटा 2t1 स्क्वायर कट भी गया है ना, ये y ऐसे हो गया कि t1 प्लस t2 इंटू वाई, इसे मैं अलग कर दो, बाकी सबको जरा बेटा लेफ्ट में लाना, तो बाकी सबको जरा लेफ्ट में लाना जो कुछ भी है यहाँ, 8 माइनस 2x। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, t1 प्लस t2 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने आप में, लैम्डा मान लो t1 प्लस t2 को, तो अगर इसको मैं लैम्डा समझूं तो लैम्डा इंटू वाई। बेटा क्या हमें वो वाली फीलिंग आ रही है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 वाली, y इक्वल टू 0 भी तो एक लाइन है, 8 माइनस 2x इक्वल टू 0 भी तो एक लाइन है। तो हमने दिखा दिया कि P की इक्वेशन कैसी दिख रही है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 जैसी दिख रही है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। प्रूव दैट PQ passes through a fixed point। अच्छा बेटा वो पॉइंट पता करना था क्या, हाँ इसने शायद लिखा तो नहीं था लेकिन पता कर लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ही तो है बस, तो वो कितना हो गया 4,0 हो गया वो फिक्स पॉइंट है ना, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के दे देंगे बस। तो फिक्स क्या हो गया, तो बेटा वो जो फिक्स पॉइंट था जहां से ये पास हो रही थी PQ, वो पता लग गया। इस कॉन्सेप्ट में जरा सी भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो। जब भी दुनिया भर में बेटा किसी भी चैप्टर में आपको जब प्रूव करना हो ना, ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, उसकी इक्वेशन लिखेंगे और उसकी इक्वेशन को L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 जैसा दिखा दिया, मतलब प्रूव कर दिया कि ये फिक्स पॉइंट से पास होती है। और वो फिक्स पॉइंट पता करना हो तो L1 और L2 दोनों का इंटरसेक्शन और निकाल के दे दिया करो बस। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, क्लियर हो गई ये बात। तो हमने तो जब इक्वेशन लिखी थी, वो जो हमारे पास रिजल्ट पड़ा था उधर t1 इंटू t2 वाला वो पुट कर दिया, क्योंकि वो रखा था इसी क्वेश्चन में, है ना। अच्छा बेटा और आगे क्या बोला है इसने, ऑल्सो फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो चलिए मिड पॉइंट का लोकस निकाल देते हैं। बेटा अगर मिड पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है इसमें तो क्या करना होगा, बेटा इसको h कोमा के लेट करना पड़ेगा ना मिड पॉइंट को PQ के। बेटा सही बात है नहीं, अगर हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो भैया मिड पॉइंट को हमें h कोमा के लेट करना पड़ेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं h के लिए, तो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं, है ना, यहां तक पहले लिख लो। नॉर्मल मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा बस, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, सिंपल। वैसे है वहां पे काफी जगह तो बनानी पड़ती है बेटा, होती थोड़ी है। तो h क्या हो गया, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2, और बेटा ये k कितना हो गया, t1 प्लस t2, वो y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे ना। बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं पता है, इस वाले को, इसको हाँ, वो h इक्वल टू या 2h इक्वल टू t1 प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 2 t1 t2। बेटा t1 t2 की वैल्यू तो ये रही, ये रखिए, इसको पुट कर देंगे तो यहां से आ जाए, और t1 प्लस t2 की यहां से रख देंगे, तो 2h इक्वल टू के स्क्वायर माइनस वो प्लस 8 हो गया ऐसे, बस h को x रख दीजिए, k को y, तो ये हो गया 2x माइनस 8। बेटा ये लोकस हो गया,
सही है, नॉर्मल बस x1 प्लस x2 अपॉन 2 किया, बस T1 प्लस T2 को इधर से पुट करा दिया और T1 इंटू T2 को वहां से पुट करवा दिया, तो खुद ही लोकस आ गया, क्योंकि T1 T2 को खत्म करना होता है ना, एच के में चाहिए ना रिलेशन, तो लोकस के लिए कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। अरे टफ तो नहीं लग रहा ना कुछ भी, चीजें आसान है, कॉन्सेप्ट बस ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, लिखिए। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हैं कोई? क्या बेटा? बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, वो लिख लीजिए, और आपकी वो इसकी इक्वेशन पता है यहां से, पीक्यू की, ये रही, कंपेयर करा देना फिर, सही है, वो भी कर सकते हैं, है ना। मिड पॉइंट का लोकस मांगा था ना, मिड पॉइंट का छोड़ के रेट करते, पी इक्वल टू एस बन से उसकी इक्वेशन आ जाती कोड की, और कोड की इक्वेशन पहले से भी पता थी, तो उस इक्वेशन और इस इक्वेशन कंपेयर कर लेते, फिर T22 को एलिमिनेट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tangent is drawn to the parabola y square equal to 48x, which make an angle of 30 degree with axis of x। 48 है बेटा वो, 48। समझ में आया क्या पूछा है इसने? वो 48 है बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 48x कोने में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 48x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 48x। हाँ बेटा, क्या 30 डिग्री है बेटा वो, 30 डिग्री। बेटा इसने इतनी सी बात की है, पहले तो टेंजेंट बताओ, ये वाली जो मांगी गई थी पहले, और फिर उसके पैरेलल जो नॉर्मल है वो फाइंड करो, तब इसकी डिस्टेंस निकाल दो, है ना। टेंजेंट एंड ए पैरेलल नॉर्मल, मतलब टेंजेंट तो आप पहले निकाल चुके, उसके पैरेलल एक नॉर्मल और लिख लो, तब इसकी डिस्टेंस बता देना। पहले टेंजेंट निकाल लो, टेंजेंट का जो स्लोप है उतने स्लोप वाला आप एक नॉर्मल भी लिख लेना, उसके पैरेलल का तो मतलब तो स्लोप सेम होता है ना। बेटा ए की वैल्यू कितनी है इसमें? 12 है ना, 4x से कंपेयर करने पे। बेटा टेंजेंट जो है कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से? 30 डिग्री। तो बेटा स्लोप क्या हो गया टेंजेंट का? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल
इक्वल टू कितना भैया 1030, 1030 बोले तो 1/√3 है ना, क्योंकि ये बोला है ना कि उसी टेंजेंट के पैरेलल, नॉर्मल भी मांगा है बाद में, तो पैरेलल तो स्लोप सेम होगा ना, टेंजेंट के पैरेलल है तो नॉर्मल भी, तो मतलब चाहे जिस टेंजेंट की बात कर रहा है और जिस नॉर्मल की बात कर रहा है, दोनों का स्लोप 1030 ही है। क्लियर है ये वाली बात? अब और आगे बेटा आपको समझ में आ रहा है? सेकंड लास्ट बेंच, सेकंड नंबर पे। तो बेटा स्लोप आ गया, अब टेंजेंट का भी स्लोप है, नॉर्मल का भी। बेटा एम स्लोप वाला टेंजेंट लिखना जरा, टेंजेंट विद स्लोप एम। आपको ध्यान है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता था, तो y इक्वल टू 1/√3x प्लस 12/m, एम की जगह 1/√3, तो 12√3 है ना, m की वैल्यू डाल दी की। अच्छा नॉर्मल लिखना बेटा इतने स्लोप वाला, नॉर्मल विद स्लोप m। भैया ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ध्यान आ रहा है ये सब नहीं? रिजल्ट पढ़ने में तो ध्यान आ रहा होगा। ऐसा कुछ हो गया ये 24/√3 माइनस 12/3√3, ऐसा भी 4 कट भी मार सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो बेटा सबको एक तरफ, इसके बीच की पैरेलल डिस्टेंस मांगिए, पहले सबको एक तरफ ले आओ। ये हो गया y माइनस x/√3 और भैया प्लस 28/√3 इक्वल टू 0। एक ये हो गया बेटा नॉर्मल, और बेटा टेंजेंट ये हो गया y माइनस x/√3, बात नहीं भैया, माइनस 12√3 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। बेटा इनके बीच की डिस्टेंस मांगिए, इनके बीच की बेटा डिस्टेंस मांगिए। क्या होता है वो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आपको पता है बेटा, c1 माइनस c2/√a² प्लस b²। कितना हो गया? 12 × 36, 36 और 28, 36 और 28, 64, 64 और एक मिनट, 64/2 मतलब 32 आ गया फाइनल आंसर है। ठीक, नॉर्मल दो पैरेलल लाइन थी बेटा, उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। तो पैरेलल में तो मजा ही आ जाता है, उतना स्लोप यूज करके नॉर्मल लिख दिया, पैरेलल वाला नॉर्मल चाहिए था तो इसको बस ध्यान है ना, अगर फॉर्मूले सारे, टेंजेंट कैसे लिखना है, नॉर्मल कैसे, तो चीजें आसान है। चीजें ज्यादा थी लेकिन बस, है ना, पॉइंट्स याद किए थे निकल जाके। अच्छा, या कोई बोलेगा हमने तो सर कुछ पिया ही नहीं, तो साथ में, है ना, चाय कॉफी कुछ पिए नहीं, तो साथ में नाश्ते में कैसे लेते हैं? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, ये लिख लिया हो तो। टू टेंजेंट्स टू पैराबोला y² इक्वल टू 8x, meet the tangent at its vertex in points P and Q. If PQ equal to 4 unit, then find locus of point of intersection of these two tangents. इन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए।
कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम थी क्या? आवाज नहीं आ रही? ओके। तो कितने लोग ऐसे थे जो कल नहीं आए थे और आज आए हैं और उन्होंने लेक्चर नहीं देख पाए? 1 और 2 और 3। तो दिक्कत हो गई होगी फिर तो। चलो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में उसको फिर से अपलोड करूंगा, है ना। मतलब उसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है वो। अगर मान लो अगर आप ऐसा भी मतलब वो देख लेना आप उसको फिर से, लेकिन अगर जो बिना वॉइस वाला है ना, अगर आप उसको भी एक बार लिख लेना सिर्फ उतना ही कंटेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वहां पे ना आप अगर उसको प्ले करेंगे ना तो 13 पॉइंट दिख रहे होंगे साफ साफ। उनको अगर बिना सुने बिना वॉइस के भी जो सामने लिख रहा है ना वो 13 पॉइंट सीधे लिख दो, तो भी उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है पूरे पैराबोला चैप्टर में। 13 पॉइंट को सीधे लिखो और याद भी कर लो। तो मतलब मैं कल परसों में डालूंगा उस लेक्चर को, लेकिन उससे पहले भी अगर आप चाहो ना, क्योंकि उसके बिना बेटा पैराबोला बेकार है। आप उसमें 13 पॉइंट है, सीधे उनको लिख लो तो भी वो लेक्चर का काम हो गया आपका, है ना। अगर आपको टाइम मिले तो उसको लिख लेना 13 लेक्चर को, बाद में सुन लेना मजे मजे में, है वो ऐसी समझ में आ जाएगा। वो लिखे हुए हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन ज्यादा है नहीं कल कराए हुए। हाँ भैया देखिए, अरे सुन लो भैया, इसने बोला था बेटा बात है नहीं, एक पैराबोला दे दिया, इस पैराबोला में एक ही वैल्यू कितनी है 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से अगर कंपेयर कर रहे हैं एक ही वैल्यू 2 है। फिर आगे क्या बोला बेटा इसने, दो टेंजेंट है बेटा, बातें नहीं यार, दो टेंजेंट है, कोई भी दो टेंजेंट बेटा, मान लीजिए एक ये टेंजेंट बन गई और मान लीजिए कोई एक जो है, मान लो ये टेंजेंट मैंने बना दी, कहीं भी दो टेंजेंट है ना बेटा, टेंजेंट एंड वर्टेक्स रही होगी एक अलग से ऐसे बेटा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट एंड वर्टेक्स क्या है, वाई एक्सिस। टेंजेंट एंड वर्टेक्स तो वाई एक्सिस होता है ना, ये समझते हैं आप सभी। ये बाकी बची जो हमने दो टेंजेंट बनाई, जो हमने दो टेंजेंट बनाई है, कोई भी दो टेंजेंट बेटा, है ना, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या चाहिए, लोकस चाहिए। यही मांगा है ना, दो टेंजेंट जो हमने बनाई उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए, जबकि ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स को कहां कट करती है, पी और क्यू पे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, सही है। पी क्यू के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है, कितनी है 4। चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, अरे सुन लो बेटा, दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हमें चाहिए तो बेटा अगर इसका पैरामीटर T1 हो, अच्छा पी क्यू यूज हो गए, ए बी देख देता हूं, और इसका पैरामीटर टी हो T1 और इसका पैरामीटर बेटा T2 हो, तो बेटा ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाता है, टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाता है, हाँ ए इंटू T1 T2 कोमा ए इंटू T1 प्लस T2। तो ए की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 T1 T2 कोमा 2 T1 प्लस T2, ये बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। ये हम जानते हैं कि अगर T1 T2 को बनी हुई दो टेंजेंट हो तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में, सही है। अच्छा और आगे देखिए, तो बेटा मुझे समझ में आ गया कि 2 T1 T2 को तो मैं क्या लिखूंगा h, और बेटा 2 इंटू T1 प्लस T2 को मैं क्या लिखूंगा k। इन दोनों को किसी तरह मुझे फर्दर यूज करना है। अच्छा और देखिए बेटा, अगर मैंने T1 पर टेंजेंट लिखी है ना, बड़ी गौर से देखिएगा, अगर मैंने T1 पर टेंजेंट लिखी बेटा, T1 पॉइंट क्या है वैसे 80 स्क्वायर कोमा 280, मतलब 2 T1 स्क्वायर कोमा 280, मतलब ये हो गया 4 T1, है ना बेटा। ऐसे ये पॉइंट एग्जैक्टली क्या हो गया 2 T2 स्क्वायर कोमा 4 T2। बेटा अगर ये पॉइंट है तो आप इस टेंजेंट का ऊपर वाली का इक्वेशन बता सकते हैं, जो ये एपी टेंजेंट है, ये एपी का इक्वेशन लिख सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एपी क्या हो जाएगा, अरे टी इक्वल टू 0 से लिख देंगे ना,
कर्व के ऊपर पॉइंट बता, उसको टेंजेंट क्या लिखनी है, टी इक्वल टू जीरो से, टी इक्वल टू जीरो कर दीजिए बेटा इसमें, कहा गया ये, इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स इक्वल टू जीरो। जब ये टी इक्वल टू जीरो किया बेटा कितना आ गया, y इंटू फोर टी वन माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू टी वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक तो ये आ गया। अच्छा दूसरा और सुनिए बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए क्यू बी क्यू, इस टेंजेंट का इक्वेशन जरूरत पड़ रही है ना इनकी, कितना भैया ये भी टी इक्वल टू जीरो से आएगा इस पॉइंट के हिसाब से, तो फोर बाय टी टू माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू टी टू स्क्वायर। रियल में जरूरत तो नहीं पी और क्यू पॉइंट की है, तभी तो इनके बीच के डिस्टेंस को फोल्ड करेंगे यार। इस पॉइंट पे ये पॉइंट आएगा कैसे, पी वाई एक्सेस कट मार रहा ना इस पे, तो एक्स को जीरो पुट करना है तो आ जाएगा। मैंने बेटा पुट किया इस टेंजेंट में एक्स को जीरो, इसमें भी पुट किया एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई कितना आया बेटा, एक्स को जीरो पुट किया तो वाई आ रहा है मेरे पास माइनस नहीं टू टी वन स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, अच्छा टू टी वन, ठीक है। और बेटा ये कितना आ रहा है, ये वाला ये, इसमें y इक्वल टू टू टी टू आ गया, तो बेटा पॉइंट आ गए बेटा ये वाले p और q। p पॉइंट तो क्या हो गया ये जीरो कोमा टू टी वन, और बेटा ये क्या पॉइंट हो गया जीरो कोमा टू टी टू, p और q आ गए बेटा। एक्चुअली मुझे p और q के बीच की डिस्टेंस यूज कर दी थी ना, इसलिए मैंने ये पॉइंट निकाले, और ये y एक्सिस पे कटी पे मार रहा था इस पे टेंजेंट, तो x को जीरो रख के आ गया ये पॉइंट। बेटा पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो ऐसे हो जाएगी क्या, टू टी वन माइनस टू टी टू का मोड, बेटा सिंपल बाय कोऑर्डिनेट जो उनका डिफरेंस ही तो डिस्टेंस होगा ना बाय एक्सिस पे, ये पी क्यू हो गई है। अच्छा चार दे रखी है क्या, तो मतलब टी वन माइनस टी टू का मोड कितना हो गया, टू। अच्छा ये टू हो गया, तो देखो एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन और तीसरा रिलेशन, सही बात है भैया नहीं भाई, तीन दे रखे हैं रिलेशन, तीन इक्वेशन है मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए, लोकस चाहिए, मतलब मुझे एच के में रिलेशन चाहिए, टी वन टी टू को एलिमिनेट करना है, यही मतलब हुआ इसका। बेटा आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, ये इनका डिफरेंस है, ये इनका सम है, और ये इनका प्रोडक्ट है। आपको इनमें सब में रिलेशन पता है आपस में, क्या क्या रिलेशन होता है बेटा, ऐसा होता है ना, टी वन माइनस टी टू का स्क्वायर इक्वल टू टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर माइनस फोर टी वन टी टू। ध्यान आ रहा है ये आइडेंटिटी जो है माइनस बी के होल स्क्वायर की, यहां बेटा डिफरेंस रख दीजिए, इनका डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर मतलब चार, ये सम का स्क्वायर कहां गया, ये रहा के बाई टू हो जाएगा ना सम, तो मतलब के स्क्वायर बाय फोर, और बेटा फोर इंटू टी वन टी टू यहां से, तो टी वन टी टू की वैल्यू है एच बाई टू, तो टू एच, बस बेटा एच को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और के को वाई से, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू टू एक्स प्लस फोर। कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया, मतलब एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस किया इसमें, और कुछ नहीं किया मैंने इस कोने में जो है। तो आपको चीजें शायद समझ में ये भी आ गई होंगी। भैया एच के ले लेते हैं उस पॉइंट को जिसका लोकस चाहिए, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, टी वन टी टू पे बनी हुई, ये याद रखना बहुत जरूरी हो गया भैया। नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन, टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन टी वन टी टू पे बने तो ये बेटा डिफरेंस है टी वन टी टू का, सम दिया है प्रोडक्ट दिया है, तो क्या रिलेशन है इनमें आपस में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी होता है ना, ये लिख के और इनमें सबकी वैल्यू पुट कर दी तीनों इक्वेशन से, ताकि टी वन टी टू खत्म हो जाए।
नोट कीजिए। बताइए। पॉइंट का लोकस इससे भी कर सकता है, जैसे हमने ए की वो लिखी थी इक्वेशन, हाँ टेंजेंट की, और बी क्यू की लिखी थी, दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो फिर उससे भी आना। हाँ बिल्कुल आ जाता है। हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल। कृपया बातें ना करें बेटा। हमारे पास एक दो रिजल्ट है जिसको सीधे याद रखें तो बढ़िया है, उसका कहीं यूज आज तक आया नहीं है, लेकिन किस्मत कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए उस रिजल्ट को लिख लेते हैं, है ना। जो अभी तक पढ़ा है इंपोर्टेंट वही है, लेकिन एक दो रिजल्ट लिखना जरूरी है। जैसे बेटा कई बार क्या होता है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। कोई बाहर में मान लीजिए मुझे पॉइंट दे दिया बेटा x1/1, मुझसे बोला कि यहां से भैया हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, बात है नहीं, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो आप इस कोड का लेंथ बता दीजिए। ये मतलब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ पूछ रहा है ना। x1/1 से अगर टेंजेंट ड्रॉ किए गए तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना ए बी, तो उसका लेंथ मांग रहा है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास है लिखा हुआ, ये हो गया लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू √y1² प्लस 4a² √y1² माइनस 4x1 अपॉन a। y1² माइनस 4x1 तो खुद ही है ये। बेटा ये सीधे रिजल्ट आपको याद रखना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लीजिए, y² इक्वल टू 4x वाले के लिए ही सिर्फ हमें याद रखना है ना। ये एक ट्रायंगल बनाना, इसका कई बार एरिया भी मांग लिया जाता है। बाहर में पॉइंट x1/1, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो एक ही कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया ए बी। तो जो ओवरऑल जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर मांगा जाए, इसका नाम मान लीजिए मैंने पी रख दिया, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, बेटा जैसे y1² माइनस 4x1 हो गया, ऐसा वैल्यू पुट की तो पॉइंट को पुट कर दिया तो, है ना। तो इसके ऊपर से बेटा 3/2 अपॉन 2a, ये एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। इस रिजल्ट को भी याद रखें। लिख लिया।
इसका मैं आपको ना थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये फॉर्मूले कहां से डराइव हो सकते हैं, कभी अगर इमरजेंसी केस में आप भूल जाए तो और आ जाए तो, है ना बेटा। हो सकता है आपको ध्यान ना रहे फॉर्मूले, सुन लो भैया। अच्छा, आपको ये पता है कि चाहे मैं इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी का लेंथ मांगू आपसे, चाहे एरिया मांगू इस ट्रायंगल का, अगर ए और बी पॉइंट मेरे पास होंगे तो आसान हो जाएगा ना सब कुछ, है ना। आप एक बात बताएं बेटा, अगर मैंने बोला कि ये पॉइंट है x1 y1 और ये जहां टच कर रहा है इसको, वो पॉइंट है बेटा T1 और T2। अगर मैंने मान लिया बेटा कि ये पॉइंट T1 और T2 है, तो अगर T1 T2 पॉइंट है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि AT1 स्क्वायर 2AT1 है ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या भैया AT2 स्क्वायर 2AT2। कहीं कोने उस छत पे लिखा गया क्या, पंखे पे, समझ गए। और T2 भी T1 है बस ऊपर। अच्छा, अगर वो T1 और ये T2, तो वो इंटरसेक्शन तो मैं पहले से पता है। अच्छा ये, हाँ ये T1 और ये T2, तो वो इंटरसेक्शन में पहले से पता है क्या है, अब टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन AT1 T2 कोमा AT1 प्लस T2। सही बात है नहीं। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा कि T1 इंटू T2 इक्वल टू x1 अपॉन ए, और भैया T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो गया y1 अपॉन ए। सही है नहीं, दिस इक्वल टू y1 करेंगे, कोई दिक्कत है इसमें। मतलब मैंने उससे लिख दिया बेटा, मैंने उससे लिख दिया वो अगर T1 T2 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो तो उसका इंटरसेक्शन में सीधे लिख सकता हूं। उस इंटरसेक्शन को x1 y1 से कंपेयर करा दिया, क्योंकि वो पहले से बाहर दिख रहा था ना पॉइंट x1 y1, कंपेयर करा के ये आ गया। चलो इस रिजल्ट को मैं यूज करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पहले बोलना था इस कोड का लेंथ बता दो, ए बी कोड का नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, दोनों पॉइंट तो मुझे पता ही है। तो ए बी का अगर मैंने लेंथ निकाला, लेंथ ऑफ कोड, तो भैया नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, ये ऐसे कुछ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सही है, नॉर्मल मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कुछ कॉमन भी आ रहा है बेटा इसमें से, a बाहर आ जाएगा और T1 माइनस T2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, यहां बचेगा बेटा T1 प्लस T2 का स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा बेटा प्लस 4। बात है नहीं बेटा, T1 प्लस T2 की तो यहां से वैल्यू डाल दूंगा मैं यार, y1 अपॉन ए, तो फाइनली ऐसे हो जाएगा 4a स्क्वायर बाहर निकल के a, ऐसे हो गए। तो ये डिफरेंस चाहिए मुझे, प्रोडक्ट ऑफ सम पता है, तो मुझे पता है T1 माइनस T2 का स्क्वायर मैं यहां से ला सकूंगा ऐसे, T1 प्लस T2 का स्क्वायर माइनस 4T1 T2, है ना, आइडेंटिटी लगा के। तो बेटा T1 माइनस T2 कितना हो गया, रूट लग जाएगा उधर जाके, सम लिखूंगा तो हो गया y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस 4T1 T2 लिखूंगा तो 4x1 अपॉन ए, तो ये हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 अपॉन ए, ऊपर में रूट, इसकी वैल्यू आ गई, यहां ले जाकर रख दो। तो ए जब इससे प्रोडक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला ए इससे वाले ए से कट जाएगा, तो फाइनली हो गया वो रूट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। यही लिखाया था क्या मैंने रिजल्ट, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का x1 y1 से अगर टेंजेंट डाली गई तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ का फॉर्मूला मैंने ये लिखाया था। तो समझ रहे, कभी भूल भी जाए रिजल्ट को तो इन दोनों पॉइंट को लेट करें, उन्हीं की टर्म में उस पॉइंट को x1 y1 को भी ले आए, है ना, और वो किस काम आएगा बाद में, बोलिए T1 T2 को एलिमिनेट करने के काम आ जाएंगे। सही है भैया, तो बस यही कि रिजल्ट याद रह जाए, बढ़िया ना रहे तो ऐसे। अच्छा बेटा फिर तो मैं जो एरिया का फॉर्मूला लिखाया था ना, तो एरिया भी निकाल के दे दूंगा यार। अरे ये पॉइंट पता है T1 वाला, ये T2 वाला पॉइंट पता है, और वो T1 T2 की टर्म में मुझे वो भी पता है पॉइंट, तो नॉर्मल एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा वो डिटर्मिनेंट वाला, उसमें भी क्या होगा ना, कहीं T1 इंटू T2 दिख रहा होगा, कहीं T1 प्लस T2 दिख रहा होगा, वहां से रिप्लेस मार दूंगा। ठीक है नहीं, बस ये है कि उसको हम इतना क्या करेंगे, उसका रिजल्ट थोड़ा है भी आसान, इसीलिए वहां ड्राइव करके बार बार क्या करेंगे वो याद है, जो जैसे इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4x ना, वाई स्क्वायर माइनस 4x इसकी इक्वेशन है, पहले तो पॉइंट को पुट कर दो, ऊपर से पावर लगा दो 3/2 और अपॉन 4 है,
तो रिजल्ट थोड़ा याद रखने में आसान है। 2a था क्या, तो मुझसे धोखा हो गया, 2a सही है। इस वाले को नोट कर लो, इसको डराइव कर लो, है ना, थोड़ा सा तो आदत हो जाएगी। लिख लिया बेटा, एक और रिजल्ट है, फोकल कोड के बारे में है, वो कई बार जो है यूज हो गया कहीं ना कहीं, तो उसको देख लेते हैं। ये लिख लिया। फोकल कोड तो जानते ही होंगे, जैसे ये फोकल कोड है, मान लीजिए ये है बेटा फोकस, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सिंपल वाला जो हमारा पैराबोला है। तो बेटा अगर ये P और Q, मान लीजिए ये T1 है और ये T2 है पॉइंट, ये बेटा फोकल कोड हो गया, दिख रहा है ना, सही है भैया। तो इनकी जो लेंथ है ना, जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम रख दूं R1, इसका नाम रख दीजिए मान लीजिए R2। अगर मान लीजिए जो पॉइंट है ना बेटा, इनमें एक रिलेशन तो हमने देखा था, सेमी पैरामीटर, सेमी लेटस रेक्टम इक्वल टू इनका हार्मोनिक मीन, ये रिलेशन तो हमने देखा है। इसमें बेटा एक और रिजल्ट है इसका हमारे पास, कि इनका जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों टुकड़ों का जो डिफरेंस होता है वो होता है बेटा 4a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एक्स एक्सेस से बनने वाला एंगल, जो ये फोकल कोड एंगल बना रहा है एक्स एक्सेस से, ये भी एक रिजल्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट ध्यान रखें, ये वाला और ये वाला, R1 R2 का डिफरेंस भी और उसका HM भी। और बेटा ये भी कोई ऐसी टफ बात नहीं है भाई, दोनों एंड पॉइंट T1 T2 में आपको एक रिलेशन पता है नहीं, अगर फोकल कोड का एंड पॉइंट है तो T1 इंटू T2 इक्वल टू -1, एक तो वो रिलेशन पता है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि T1 और T2 का यूज करके स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, अगर ये थीटा बना रहा है तो tan थीटा इक्वल टू वो T1 T2 के टर्म में आ गया। तो T1 T2 में दो रिलेशन आ गए, एक तो स्लोप वाले से और एक T1 T2 इक्वल टू -1। अब बेटा इनकी नॉर्मल R1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लिख दो, R2 को भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लिख दो, सिंपल है ना, और उनमें T1 T2 को उन दोनों को यूज कर लो, जो tan थीटा और वो वाले थे T1 T2 इक्वल टू -1 थे, तो खुद ही बेटा ऐसे आ जाएगा वो, T1 T2 को एलिमिनेट करेंगे तो,
थीटा की टर्म में। तो ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा यूज हुआ नहीं इसका, तो डेरिवेशन की इतनी जरूरत नहीं है हमें। अगर हमारी फोकल कोड एक्स एक्सेस से थीटा एंगल बनाती है तो उसके जो दो टुकड़े हैं उनका डिफरेंस, फोकल कोड के दोनों टुकड़ों का डिफरेंस जो है वो बेटा 4a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। लिख लिया? इतना हमारा जो है ये ओवर हो चुका है पैराबोला। हाँ, अच्छा एक और बात बेटा, देखिए किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं होती है ना, लेकिन हाँ इतना हमने पढ़ लिया कि हमारा जो है आईआईटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्योंकि कुछ ऐसी भी बेटा आपको जो है बुक्स मिल जाएंगी कि हो सकता है एक दो हेडिंग कुछ फालतू मिल जाए, और ये मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, हर चैप्टर की बात कर रहा हूं, एक दो हेडिंग एक्स्ट्रा लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन बात ये है ना बेटा, बुक जब एक बार कोई प्रिंट होती है तो वो 20-25 साल तक ही चलती जाती है, इसलिए उन्हें सब कुछ लिखना पड़ता है। आईआईटी के सिलेबस में क्या होता है कि हर 4 साल में दो टॉपिक कम हो जाते हैं, दो टॉपिक जो है नए आ जाते हैं, क्योंकि वो हर बार जब उसका सिलेबस का ब्रोशर आता है ना तो उसमें 2-4 टॉपिक, सब टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, किसी चैप्टर के अंदर वो ऊपर नीचे होते आए हैं, तो इसलिए वो डिफरेंस होता है हमेशा बुक्स में और नॉर्मल कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है ना। वो ज्यादा नहीं, मतलब कि 1% या 2% का, मान लो कि कहीं 25 टॉपिक पढ़ाए गए तो वहां उसमें 26 हेडिंग डाले होंगे बुक में, तो लेकिन उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है बेटा। हमारे काम का जितना था वो हमने सारा पढ़ लिया, जितना सिलेबस में है हमारे आईआईटी के, ठीक है। क्योंकि जैसे एनवेलप ऑफ पैराबोला है और ऐसे बहुत सारी चीज छोटी छोटी जो है आपको कहीं ना कहीं हेडिंग मिल जाएंगे, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। सही है, इतना समझ में आ गया? नहीं तो पैराबोला होना क्या टफ लगा, कैसा था मतलब? एक ही डीपीपी लगाई है, ओके है। देखिए अगर बेटा आपने सर्कल और स्ट्रेट लाइन जितना अच्छे से लगाए होंगे मॉड्यूल उसके, तो उतना ही मजा पैराबोला में आएगा। और अगर वहां पे आपने कोई जो है जल्दबाजी की थी या सारा मॉड्यूल अटेम्प्ट नहीं किया था स्ट्रेट लाइन का और सर्कल का, तो बेटा यहां भी दिक्कत आएगी, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के स्लोप, इंटरसेक्शन, ये सब तो बेटा वही यहां से उठ के यहाँ आए ना। टी का यूज हमने सर्कल में काफी देखा था, उसी का यूज यहाँ आया सब कुछ। तो इसलिए फिर से मैं वही कह रहा हूं कि सर्कल और स्ट्रेट लाइन को एक बार मॉड्यूल लगा ले पैरेलल में थोड़ा थोड़ा करके, तो तब ये कोनिक सेक्शन और आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। और जो भी हमारे डिस्कशन होंगे, अभी तो शायद आरटी डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो भी है कल, और उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में जो भी हमारे 2 लाइव क्लास आएंगे डिस्कशन की, उनमें पैराबोला की स्पेशल डीपीपी 1 और 2, और उसके बाद दूसरे वाले में 3 और 4, ठीक है। क्या तो चार ही है बेटा पैराबोला की। नहीं हो तो जाएंगी बेटा, डिस्कशन के लिए इतना टाइम भी तो चाहिए कि 4 डीपीपी हो जाए, फिर आप जल्दबाजी करते हैं, इंपोर्टेंट बात ये है, इसलिए मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा रखता हूं, वरना आप क्या करते हैं 4 कंप्लीट करनी है, आज एक रात है हमारे पास, है ना, और वो क्या करते हैं जल्दबाजी में निपटाते हैं, फिर देख देख के अच्छा ये बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। फिर तो मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा काम मिले जिससे आप तसल्ली से अटेम्प्ट कर पाए, मतलब आपको सच्चाई पता हो कि सच में नहीं हो पा रहा या देख के डरे थे, वो देख के नहीं डरना है। सही है बेटा? तो मैं फिर वही कह रहा हूं बेटा कि एक रात पहले ना किया करें, थोड़ा थोड़ा करके अभी से किसी दिन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम से कम रोजाना करें, तो उससे क्या होगा कि आप ना डीप में जा पाएंगे उस क्वेश्चन में, सच में पता लग पाएगा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कल जो है आरटी डिस्कशन होगा। अच्छा कल मेंस का आरटी डिस्कशन है क्या? मेंस पैटर्न था क्या? तो बेटा फिर जल्दी हो सकता है, एक काम करते हैं कल आरटी डिस्कशन मेंस है ना, जो वो पेपर हुआ है अभी, और बेटा स्पेशल डीपीपी 1 पैराबोला। सही है, 2-4 क्वेश्चन इसके भी हो जाएंगे, इतना रखते हैं कल का। और उसके जो उसके बाद होंगे वो सेकंड थर्ड स्पेशल डीपीपी डिस्कशन, उसके बाद फोर्थ स्पेशल डीपीपी और एक्सरसाइज 2, इस तरह डिस्कशन रख लेंगे, है ना, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में भी इसमें 10-12 ही क्वेश्चन है, पैराबोला में ज्यादा है नहीं, इसलिए वो आराम से हो जाएगी। तो समझ रहे हैं क्या क्या डिस्कशन होने वाला है?